Good morning, class. Today, in states, I am going to start a new chapter, chapter number 4, time series. We have already completed chapter 1 to 3, and the new chapter, chapter number 4, will be start today. So, what is a time series? Its introduction, meaning, importance, its components that we have to study today. Then after second part is for sums. And there are, you can see that graphical methods for this square and methods of moving average that we have to do for practical sums. Next, so we are starting with here a small theory. First of all, it's the meaning of time series. And what is the meaning of time series? Basically, the simple terms of time series is there are various data that you can see on the screen. On the basis of data, we can check its trend. It may be upward, downward, slight upward, slight downward, or no change. So it can check only when there are historical data are available. In this case, year 2002-3 to 2012-13 is given. Now, GDP for 8.1 means increase, upward trend, downward, then again increase, decrease. सो ये सब चलता ही रहेगा, बराबर. सीधी बात है कि जो इकोनॉमिक डेटा होता है वो कंटिन्यूसली ऐसे राइज नहीं होता है, थोड़ा बहुत डाउनवर्ड भी आता है, थोड़ा अब बोलते बहुत हैं बढ़ भी जाता है. बिकॉज अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पॉजिटिवली ग्रो करता रहेगा. कभी कभी इकोनॉमिक कंडीशन हो सकता है थोड़ी आगे पीछे हो जाए, कुछ अदर लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ जाए, नेचुरल प्रॉब्लम्स आ जाए, तो वो सारी चीज़ें हमें हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकती हैं. तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहता ही है. तो इसके ऊपर से हम एक चार्ट पैटर्न ड्रॉ करेंगे और चार्ट पैटर्न में हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि कहाँ पर ये अपवर्ड जा रहा है, कहाँ पर ये डाउनवर्ड जा रहा है. और वो चार्ट पैटर्न में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के ऊपर से हमें एक ट्रेंड पता चल रहा है कि वो ट्रेंड कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, कि वो भले वो थोड़ा नीचे गया बट क्या कंटिन्यूसली धीरे धीरे राइज हो रहा है या कंटिन्यूसली धीरे धीरे लो हो रहा है. अब जरूरी नहीं है कि सारे ग्राफ ऊपर की डायरेक्शन में जाए, वो हमारे लिए हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है. जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अगर ये अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव इम्पैक्ट. और उसका ऑपोजिट अगर पर कैपिटल इनकम, देन ऑपोजिट साइड वी कैन से दैट मंथली इनकम. तो ये सब इनकम्स अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सेविंग्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव साइन है. सो मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज, द स्टैटिस्टिकल डेटा collected at specific interval, collected at specific interval of time. It meaning कि हम हर एक डेटा को टाइम टू टाइम रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उसको हम अरेंज करेंगे और उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे. जैसे कि इंडियन पॉपुलेशन हम एवरी 10 ईयर्स पे काउंट करते हैं. लास्ट डेटा आएगा 2011 में, अब नेक्स्ट डेटा आने वाला है 2021 में. तो ये डेटा एवरी ईयर काउंट होता है, ठीक है, एवरी 10 ईयर्स काउंट होता है. तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें परफेक्टली ये पता चलता है कि हमारा पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज. आप सिंपली सोच सकते हो कि आप 1951 से डे बाय ईयर आप चेक करते जाओ, ऑलमोस्ट ये सब पॉजिटिवली मतलब राइज ही हो रहा है. और साथ साथ में आप ये भी देख सकते हो कि पॉवर्टी वो भी साथ साथ में राइज हो रहा है. मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी का डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर एस्टेब्लिश हो रहा है. सो द स्टैटिस्टिकल डेटा collected at specific interval of time, say for example 10 years,
एंड अरेंज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसको एक ऑर्डर में अरेंज करना है, उसको हम बोलने वाले हैं टाइम सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट डेटा, सेकेंड अरेंज डेटा एंड थर्ड एनालाइज डेटा। तो उसको हम नाम बोलते हैं टाइम सीरीज। अब यहाँ पर टाइम सीरीज का आपको अलग में डिटेल्स दिया हुआ है, या आपको उसका पैटर्न समझाया हुआ है, और उसके ऊपर से हमने चार्ट ड्रॉ किया है कि यहाँ पर देखो ईयर बाय ईयर, आप यहाँ स्क्रीन पे शायद ईयर्स दिखते हो, 1976 से हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट इन इंडिया ओवर द ईयर्स, ये डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। फिर बीच में एक बार इंक्रीज हो जाने से ऐसा नहीं बोल सकते कभी इंक्रीज ही होने वाला है। फिर देखो वापस डे बाय डे डिक्रीज 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 होता है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये एक नेगेटिव साइन है, ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है। फिर उसका ऑपोजिट एक ये चार्ट देखो, यहाँ पर से आपको कोई आइडिया ही नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, इंडियन आईटी ग्रोथ रेट्स। तो आईटी ग्रोथ का रेट एक्सपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक, तो यहाँ पर दो आपको चार्ट पैटर्न दिया है। एक ये रहा जो थोड़ा सा बोल्ड लग रहा है, ये है एक्सपोर्ट, और सामने जो दूसरा है डोमेस्टिक है, थोड़ा लाइट शेड है। तो हम इसको क्लियरली जज नहीं कर पाएंगे कि इसका रिलेशन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, उन सबके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन सी दिशा में अब आगे जाएगा। फिर ये देखिए एवरेज टेम्परेचर ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद का एवरेज टेम्परेचर अगर मेजर करते हैं तो जैन टू दिसंबर ये हर बार ऐसा ही रहता है। आप ये चाहे आज 2020 का भी आप मेजर करोगे तो ऐसा ही कुछ चार्ट पैटर्न बनेगा। विंटर सीजन में अपना टेम्परेचर कम होगा, समर आएगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मानसून आएगा वापस कम। मतलब इसका पैटर्न में कोई चेंज होगा ही नहीं, ये हमेशा ऐसा ही रहता है, अनलेस कोई नेचुरल प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होती है। थोड़ा अपन अपना यहाँ पर नेचुरल का जो सिस्टम है, नेचर का सिस्टम वो पूरा चेंज होगा, तो भी चेंज होगा स्लाइट, और इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं हो जाएगा कि विंटर के समर की सीज़न में विंटर हो गया, मानसून की सीज़न में विंटर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये इसका साइकिल है, ये ऐसा ही चलता रहेगा। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, हम इसके ऊपर से क्या इम्पोर्टेंस निकालते हैं, डायरेक्शन एंड पैटर्न ऑफ वेरिएशंस इन वैल्यू ऑफ सीरीज कैन बी नोन फ्रॉम द पास्ट डेटा। अगर हमें पास्ट डेटा पता है तो हम उसको उसका डायरेक्शन एंड पैटर्न पता चल सकता है। लाइक यू कैन सी इन द ग्राफ, अगर हमें पास्ट पैटर्न पता है तो हम 2020 या 21 का अगर जज करने जाए तो वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा, बराबर। तो हमें पास्ट डेटा पता है तो उसके ऊपर से एक पैटर्न हमारा बन सकता है। सेकेंड, वेरिएशन इन फ्यूचर कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ सीरीज। मीन्स अगर कोई वेरिएशन होने वाला है फ्यूचर में तो हम उसको एक एस्टिमेट कर सकते हैं। एस्टिमेट करना मतलब इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम एक अनुमान लगा रहे हैं, तो वो 100% करेक्ट भी नहीं हो सकता, 100% रॉन्ग भी नहीं हो सकता, उसके नियरेस्ट में ही रहेगा। तो ये हम लगाते हैं एस्टिमेट। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। शेयर मार्केट के अंदर दो टाइप्स का एनालिसिस होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपके 12th में है, ना आपके कोई कॉलेज पढ़ रहा है स्टडीज़ में है। इसके लिए स्टॉक मार्केट का कोर्स होता है, अगर आप वो ज्वाइन करो या आप कोई ऑनलाइन सीख सकते हो। तो स्टॉक मार्केट में दो टाइप्स का एनालिसिस होता है, एक है फंडामेंटल एनालिसिस, सेकेंड है टेक्निकल एनालिसिस। अब जो चार्ट पैटर्न से हम सीखते हैं इसको बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, हमारे पास कोई एक कंपनी का प्रीवियस डेटा लाइक इस तरह से कुछ होता है। अब हमें क्या होता है, एक मोमेंट को कैप्चर करना है कि हम देख रहे हैं कि फरवरी के सीज़न के बाद से फॉर एग्जांपल ये स्टॉक मार्केट का डेटा है और यहाँ पर ये सारी प्राइस है। तो आप देख सकते हो फरवरी के सीज़न के बाद यहाँ पर डे बाय डे
मंथ बाय मंथ ये थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो मई तक ही हो रहा है। तो अगर आपको ये एक ट्रेंड पता चलता है पास्ट डेटा से, आपने 1 साल चेक किया, 2 साल चेक किया, 5 साल चेक किया और ऐसा ही जा रहा है, तो आप 6 ईयर में भी ऐसा एस्टिमेट कर सकते हो कि इन फरवरी सीजन आई हैव टू बाय सम शेयर at the price of 31, and in 3 to 4 months I have to sell shares, and this is a moment of margin. यहाँ पर हमें मार्जिन मिल सकता है कि मैं अगर 31 से लेकर 42 मैं ये मार्जिन को पकड़ के चलता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 42 माइनस 31 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 11 रुपीज़ पर शेयर मैं अर्न कर सकता हूँ। ये पर शेयर की बात है। तो अगर यहाँ पर 100 शेयर्स बाय करता हूँ, तो 100 × 11 ऑलमोस्ट 1100 का मैं प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ विदाउट लूजिंग एनी अपॉर्चुनिटी। जितना ज़्यादा मैं इन्वेस्ट करूँगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है। बट ये मैंने कहाँ से बताया, पास्ट ट्रेंड से मैंने एक एस्टिमेट किया। अब जरूरी नहीं कि हर बार ये एस्टिमेट सही भी हो, ये तो चलो सीजन है कि इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। अब अगर ये एस्टिमेट हमारा रॉन्ग साबित होता है, तो जो हम प्रॉफिट का सोच रहे थे वो शायद लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक एस्टिमेट है, हम ये हमेशा ध्यान रखना है। एस्टिमेट कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता, थोड़ा सा उससे नियरेस्ट हो सकता है। थर्ड पॉइंट, important decisions can be taken from estimated value of future, and industrial as well as government policy can be easily framed। मतलब अगर हमारे पास ये टाइम सीरीज का डेटा है तो वी कैन estimate its value and which can be useful for industry as well as government for future policy। फ्यूचर पॉलिसी मतलब अगर गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी स्टार्ट करना चाहती है, अगर कोई इंडस्ट्री कोई एक नया डिसीजन लेना चाहती है, तो यहाँ पर हमारे लिए टाइम सीरीज का डेटा बहुत ही यूजफुल है। आप अभी देख रहे हो कि लास्ट ईयर की शायद बात करें तो जम्मू कश्मीर से जो उसको हम सेपरेट करते थे, अब उसको ही हम यहाँ पर नेशनल टेरिटरी में काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि पहले जो लोग बिजनेस वहाँ पर नहीं कर सकते थे, अब वो लोग उस जगह पर भी अपना बिजनेस अपना शॉप ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो ये उनके लिए एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी आया है। अब कुछ कंपनी वहाँ पर पॉजिटिवली वहाँ पर प्रिडिक्ट करेगी और वहाँ पर इन्वेस्ट करेगी। अगर उनका प्रिडिक्शन सही जाता है तो क्या होगा, वहाँ पर वो अच्छे से ग्रो कर जाएंगे और एक मोनोपोली मार्केट क्रिएट कर देंगे। सेकेंडली, अगर उनका वो प्रिडिक्शन नेगेटिव जाता है तो वहाँ पर उन्होंने जो भी इन्वेस्ट किया है सब जीरो हो जाएगा। सो कुछ गवर्नमेंट के डिसीजंस इंडस्ट्री के लिए में भी, पास्ट डिसीजंस में भी फ्यूचर के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ फूड फ्रेंचाइजी ऐसी है कि जो चाहे तो वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करे। अब उनको नहीं पता है कि वहाँ का सिचुएशन फ्यूचर में कैसा होगा, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट पे अगर ट्रस्ट रख सकते हैं तो वहाँ पर वो एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, वो उनके ऊपर है। फोर्थ पॉइंट, two or more industrialists or government institutions can make a comparative study from the data of time series obtained by them। यहाँ पर टू और मोर इंडस्ट्रियलिस्ट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ये क्या कर सकते हैं, कंपेरेटिव स्टडी। कंपेरेटिव स्टडी मीन्स वहाँ पर वो अलग अलग ईयर्स को प्रिडिक्ट करते हैं और वो ईयर के ऊपर से वो एक कंपेरिजन सेट करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कंपेयर योर सेल्फ विथ योर पास्ट डेटा। अगर आप चेक करो कि स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10, स्टैंडर्ड 11 हमारा एवरेज परसेंटेज कितना था। अगर आप ऐसा बोलते हो कि इफ आवर एवरेज परसेंटेज ऑफ दीज 3 स्टैंडर्ड्स आर अप्रोक्सीमेटली 75%, then you can easily predict that your percentage in 12 nearest to 75, not exact, it may be less, it may be more। so यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये हुए अपने इम्पोर्टेंस। सेकेंड, डेफिनेशन। Definition of time series:
A time series is a set of observations taken at specific time period. Means observations are taken at specific time period, means it may be for 1 year, 2 year, 5 year, 10 years, any point of view. बट सारे ऑब्जर्वेशंस को हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं, तो दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज में हम यहाँ पर डेटा को एक यहाँ देंगे नाम टाइम और दूसरा होगा डेटा जिसे नाम देंगे वेरिएबल। अलग अलग हमें डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स दिए होंगे और सामने हमें उसका डिफरेंट डिफरेंट डेटा दिया होगा। से फॉर एग्जांपल जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, टिल दिसंबर। एंड हियर temperature. Temperature is the data for us. Temperature in Jan it may be 25, in Feb 28, March 30, May 45। तो ये सब हमारा डेटा टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। सो हियर number one is long term component or trend. Second, seasonal component. In seasonal component, there are 2 points: effects of natural factor, effects of man-made factors. Third, cyclical components. Fourth, irregular components. So here, this is the important question. They can ask these components in one marks question, the number of how many components and give their names. In another way, they can ask in 2 marks or 3 marks individual component like what is a long term component or trend, explain. What is a seasonal component, what is cyclical component and what is random or irregular component। ये 4 टाइप्स के जो कंपोनेंट्स है वो आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट या सीरीज के नाम आपको एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट्स। लॉन्ग टर्म कंपोनेंट्स मीन्स एक ट्रेंड। लॉन्ग टर्म का ट्रेंड आप देखना चाहो, एक विजुअल करो, तो मैं कुछ डेटा आपको बता रहा हूँ, आप उसके साथ एग्री होने वाले। नंबर वन, ईयर बाय ईयर आवर मंथली इनकम increases. Number two, year by year, our purchasing capacity increases. Third, year by year, population increases. Fourth, year by year, inflation increases. Year by year, value of money decreases. Year by year, our education increase, our health is also increase and our expense is also increase। ये कुछ ऐसे डेटा मैंने आपको बताए हैं कि जो लॉन्ग टर्म के हैं। एक टाइम ऐसा होता था कि जहाँ पर 100 रुपीज़ में हमारा काम हो जाता था, हमारा एक महीने का खर्चा निकल जाता था। हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, आज ऐसा हो रहा है कि हम पॉकेट में 100 रुपीज़ रखते हैं। जो उनका महीने का खर्च, महीने की सैलरी होती थी, जो उनका महीने का खर्चा होता था, आज वो हम सिर्फ पॉकेट में रखते हैं। ओके, आप कोई मैरिज फंक्शन में जाओ तो एक टाइम होता था 50 या 100 रुपीज़ हम वहाँ पर देते थे। अब आज आप कोई फंक्शन में जाओ, 100 रुपीज़ एक वर्थ हो जाते हैं। यहाँ पर 100 रुपीज़ का कोई वैल्यू नहीं रहता है। आपको मे बी 150, 200, 500 एज पर योर रिलेशन। तो आप देख सकते हो कि टाइम टू टाइम यहाँ पर वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो रही है, आपका परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, आपके एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहे हैं, आपका इनकम भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब है हमारे लॉन्ग टर्म कंपोनेंट्स। तो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट्स में हम एक विजुअल लेते हैं। अब आज का प्रिडिक्शन आप देखकर पास्ट डेटा उठाओ, आज का प्रिडिक्शन करो, आज प्रिडिक्शन करो और फ्यूचर का आप मुझे एक ऐसा बताओ कि फ्यूचर का एस्टिमेट क्या रहेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी
शार्पली इंक्रीज होने वाले बटन वाले फोन से हम सब स्मार्टफोन पे आ गए, स्मार्टफोन से हम टैबलेट पे आ गए। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी तो हमारा सारा काम इसी तरह ऑनलाइन हो जाएगा। जिस चीज़ से लोग दूर भागते थे, अब वो टेक्नोलॉजी को लोग एक्सेप्ट करने लगे। तो ये सब है लॉन्ग टर्म कंपोनेंट्स, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है सीजनल कंपोनेंट। सीजनल कंपोनेंट मतलब कुछ होता है नेचुरल फैक्टर्स एंड कुछ होता है मैनमेड फैक्टर। तो पहले हम बात करते हैं, पहले सीजनल कंपोनेंट क्या होता है। कोई एक प्रोडक्ट या कोई एक सर्विस जिसकी डिमांड सीजन के हिसाब से चेंज होती है। अगर वो पर्टिकुलर सीजन है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे ही वो सीजन खत्म हो गया उस प्रोडक्ट की डिमांड वापस कम हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड सीजनल फैक्टर। सो our Indian businessmen and other traders are doing business as per the seasons. अब देखा जाए अगर नेचुरल फैक्टर्स, अगर विंटर सीजन आने वाली है, बॉडी लोशन, च्यवनप्राश, इन सब की डिमांड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद अगर हम आते हैं समर पे, एसी की डिमांड, ग्लूकोज की डिमांड, ये सब ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि सीजन कौन सा आने वाला है, उस हिसाब से वो बिजनेसमैन और वो ट्रेडर्स उस हिसाब से बिजनेस करते हैं। आप कोई शॉपिंग मॉल में जाओ तो शॉपिंग मॉल में आप देख सकते हो जब विंटर की सीजन आने वाली है तो बॉडी लोशन वो सब आपको सामने दिखाई देते, लेकिन आप समर की सीजन में जब वो गायब हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसकी जरूरत कब है। ये हुआ हमारा नेचुरल फैक्टर। सेकेंड होता है मैनमेड फैक्टर। मैनमेड मतलब कि कुछ ऐसी सीजन जो हम खुद लोगों ने बनाई, लाइक नवरात्रि, दिवाली, उत्तरायण, होली। फिर उसके बाद हम ऐसा बोल सकते हैं स्कूल जब स्टार्ट होता है तो ओपनिंग ऑफ स्कूल, फिर वैकेशंस, उस हिसाब से ये सीज़न चेंज होता रहेगा। बात करते हैं दिवाली, क्रैकर्स, उत्तरायण, काइट्स। फिर हम बात करते हैं जब स्कूल ओपन होती है तो उस टाइम पे स्टेशनरी, जब वैकेशन होता है तो गेम्स, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, इन सब का सीज़न आता रहता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर सीजनल फैक्टर अफेक्ट करता है और उसकी डिमांड उस पर्टिकुलर टाइम पे इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि हम बात करें लाइक उत्तरायण, काइट्स की डिमांड वो 1 to 2 मंथ उतने ही टाइम रहेंगे। उसके बाद काइट्स की डिमांड कहीं पे पूरे साल में कभी नहीं होती। तो क्या करेंगे बिजनेस में, इस टाइम पे इस सीजन का मौका उठाते हुए एक अपॉर्चुनिटी गेन यहाँ पर कर लेंगे। सीजन में 1 to 2 मंथ्स में एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। बात करना फिर वो वेट करते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। तो ये सीजनल हमें यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। थर्ड पॉइंट, साइक्लिकल कंपोनेंट्स। सो यहाँ पर साइक्लिकल कंपोनेंट्स में क्या है, तो साइक्लिकल कंपोनेंट्स मीन्स हर एक का एक, कोई भी प्रोडक्ट उसका एक टाइम पीरियड होता है। उसका भी एक होता है कि बूम, उसका भी एक टाइम होता है रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, इन्फ्लेशन। तो ये सब डिपेंड करता है कस्टमर्स के ऊपर, कस्टमर उस प्रोडक्ट को कितना प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम क्लोथ्स की बात करें तो क्लोथ्स का एक फैशन टाइम टू टाइम चेंज होता है। एक टाइम था कि उस टाइम पे लोग एकदम ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना पसंद करते थे। डे बाय डे उसके ऊपर से शर्ट पैंट पे आए, टी शर्ट जीन्स पे आए, और अब अलग अलग जात की फैशन धीरे धीरे ऐड होती रहती है। तो ये होता है हमारा साइक्लिकल कंपोनेंट, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। हर एक का एक टाइम पीरियड है, उस टाइम के लिए उसकी वैल्यू है, फिर वो टाइम खत्म होने के बाद उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। अगर फ़ोन्स की बात करें तो एक टाइम पे तो लोग फ़ोन के लिए तरसते थे, अब बटन वाले फ़ोन नहीं चाहिए, स्मार्टफोन ही चाहिए। स्मार्टफोन में भी अपनी कुछ होती है ब्रांड, कि हम कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अपने आईफोन ही यूज़ करते हैं।
तो ये सब उन्होंने ब्रांड बना कर रखा है। कब तक? जब तक आईफोन का एक स्टेटस सिंबल है। आफ्टर दिस उसका जो चला जाएगा टाइम, फिर वो आप हाथ में भी नहीं रखोगे। क्योंकि हमने देखा हुआ है एक ब्लैकबेरी करके फ़ोन आता था, वो रखना भी एक स्टेटस सिंबल था। आज वो अब उसका स्टेटस सिंबल ज़ीरो हो गया है, लोग अब वो फ़ोन यूज़ नहीं करते। तो अभी आईफोन का सीज़न चल रहा है, एक टाइम है कंपनी चाहे उतना प्रॉफिट बना सकती है, वो उसका अभी एक बूम पीरियड चल रहा है। आईफोन अभी 12 लॉन्च हुआ है, तो इतने महंगे फ़ोन रखना भी एक स्टेटस सिंबल है। और कुछ लोग बोले हमारा काम हो रहा है, हमें इतना एक्सपेंस नहीं बैन करना है। तो ये सब हो जाता है, डिपेंड करता है कि कंपनी का अभी मार्केट में क्या रेपुटेशन है। तो कुछ लोगों की प्रोडक्ट डिपेंड करती है मार्केट रेपुटेशन के ऊपर, कुछ लोगों का डिपेंड करता है मार्केट के आजू बाजू के एटमोसफेयर के ऊपर। तो उस हिसाब से उसका बिजनेस चलने वाला है। जैसे ही उसका वो टाइम चला जाएगा, तो फिर वहाँ पर उसके बिजनेस में भी डिप्रेशन आ सकता है। दैट इज कॉल्ड साइक्लिकल कंपोनेंट्स। एक टाइम के लिए वो एकदम ग्रो कर रहा है, देन आफ्टर उसको फॉल होने लगेगा। फोर्थ, रैंडम और इरेग्युलर कंपोनेंट्स। रैंडम और इरेग्युलर कंपोनेंट्स ऐसा होता है कि जहाँ पर हम पहले से प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फॉर फ्यूचर। हमें भी नहीं पता क्या होने वाला है और बस हम अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन ऐसे कोई इरेग्युलर ट्रेंड हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें लॉस बेयर करना पड़ता है। उसमें कुछ नेचुरल कैलेमिटीज कवर होती है, उसके अलावा कुछ मैनमेड भी हो सकता है। नेचुरल में देखते हैं कि लाइक अर्थक्वेक, थंडरस्टॉर्म, सुनामी, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड सेकेंड होता है कि मैन मेड पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने अचानक कोई पॉलिसी चेंज कर दी, तो उसका लॉस उस पर्टिकुलर कंपनी को 110% होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, if any one company is in a tobacco manufacturing product channel and suddenly government ban this tobacco, so here there is no any fault of company, but still such company has to bear this political factor. अभी आप सब लोगों ने देखा हो बीच में प्लास्टिक को बैन कर दिया था, प्लास्टिक पॉलीथीन। तो उस टाइम पे जो प्लास्टिक या पॉलीथीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको बेयर करना पड़ा। तो ये सारे होते हैं इरेग्युलर कंपोनेंट्स, जो कभी भी चेंज हो सकता है, जिसका पहले से प्रिडिक्शन नहीं ले सकते। ओके, सो ये था अपना थियोरी पोर्शन। एंड हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वाई टी इज इक्वल टू टी टी प्लस एस टी प्लस सी टी प्लस आर टी। टी means effect of trends, ST means seasonal components, CT means cyclical components, and RT means random components. Means these four are the name of the things. And what we get by addition is we can get a value of trend, मतलब value of time series data. We call value of trend. हमें इससे ट्रेंड पता चलता है इन सबको ऐड करने से। फॉर्मूला है, MCQ या 1 मार्क्स में आ सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारा थियोरी पार्ट खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले ग्राफिकल्स मेथड। तो आज का क्लास यहाँ पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।